नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी से जुड़ी हुई उनको लेके आया हूं। तो चलिए एक एक जानकारी को डिटेल्स में प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, पेंशनर को मिला 1,81,595 का एरियर पीसीडीए से। कैसे पता चलेगा ओआरओपी 1 का है, 7 सीपीसी का है या सर्कुलर 568 का है? जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को पैसे मिल जाते हैं, उनके अकाउंट में आ भी जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि वो पैसे किस चीज के हैं। अब मैं 2016 या 17 की बात करूं तो 2016-17 में पेंशनर्स को कई तरीके के एरियर मिले, जिनको लागू हैं, जिनको एलिजिबिलिटी थी, उनको मिले हैं। तो उसमें कंफ्यूजन हो गया है कि उस समय में 7th पे कमीशन के पैसे भी मिले हैं 2016-17 में, और सर्कुलर 568 के पैसे भी मिले हैं, और जिनको लागू था उनको ओआरओपी 1 के इंस्टॉलमेंट भी मिले हैं। तो ऐसे में अब चूंकि 568 के लिए पेंशनर्स अपने जो ग्रीवेंस वगैरह डाल रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं चल पा रहा है अकाउंट बुक में, उनका पासबुक में देख करके कि जो अमाउंट उनको मिला है वो एरियर है 568 का, वो एरियर है ओआरओपी का, वो या वो एरियर है 7th पे कमीशन का। तो ऐसे ही एक पेंशनर का पासबुक का उन्होंने मुझे भेजा था, तो उसको मैंने डिटेल्स में समझाया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि वो एरियर किस चीज का हो सकता है। चलिए उनका पासबुक का वो पोर्शन देखते हैं और आप भी समझेंगे। आपका भी अगर अकाउंट बुक के अंदर आपका जो अपडेटेड पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके का कंफ्यूजन है, तो आपको भी किस तरीके से समझना है कि वो एरियर किस चीज का है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये पेंशनर का जो पेंशन का बैंक अकाउंट है, उसका अपडेटेड पासबुक का कॉपी है। अब देखिए, जिस पासबुक में उनका पेंशन का डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो पेंशनर के अकाउंट में 23 फरवरी 2017 को ये जो एक अमाउंट आपको दिख रहा है, जो क्रेडिट हुआ है 1,81,595 रुपए। अब इस अमाउंट से पेंशनर को ये डाउट है कि उनका ये जो अमाउंट है, ये आप जैसे इसका हेडिंग देख पा रहे हैं, पीपीएस बाय एरियर एडहॉक पेंशन फरवरी 2017। अब दोस्तों, ये फरवरी 2017 का पेंशन तो है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट तो महीने का पेंशन होता नहीं है, और आगे उनको फरवरी का पेंशन मिला है। ये देखिए 28 फरवरी को फिर उनको जो फरवरी का पेंशन है वो मिला है 19,296 रुपए। लेकिन ये जो अमाउंट उनको मिला 1,81,595 रुपए। अब पेंशनर्स को अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि ये अमाउंट किस चीज का है। क्या ये 7 सीपीसी का एरियर है, या ये ओआरओपी 1 का एरियर है, या ये सर्कुलर 568 का एरियर है? अब दोस्तों, आप सबको बता दूं कि जो 7th पे कमीशन जो डिक्लेयर हुआ था, वो हुआ था 2016 के एंड में जाके हुआ था। वो 2016 जनवरी से लागू था, 16 के एंड में हुआ था, और ये जो पैसा क्रेडिट हुआ है ये 17 के फरवरी में हुआ है, यानी कि लगभग 1 साल। तो 7th पे कमीशन में लगभग 1 साल का जो एरियर है वो 1,81,000 नहीं हो सकता, क्योंकि 7th पे कमीशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, और वो एरियर इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ओआरओपी 1 की, क्योंकि ओआरओपी 1 में भी पेंशनर्स को जो एरियर दिया गया था वो इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। तो ये जो पैसा है 1,81,000, ये किसी भी तरीके से ओआरओपी 1 का पहला इंस्टॉलमेंट या दूसरा इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो सकता। तो बचता है अभी सर्कुलर 568। जी हां, सर्कुलर 568 में कई सारे पेंशनर्स के पेंशन में भारी बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे पेंशनर्स को 2-2, 3-3 लाख रुपए तक का भी एरियर मिला है। तो जहां तक ये मालूम चलता है दोस्तों, जहां तक ये अंदाजा लग रहा है, ये 1,81,595 रुपए 568 सर्कुलर का ही एरियर होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि आपने कैसे समझना है। अमाउंट को देख के भी आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि वो एरियर किस चीज का हो सकता है। चलिए दूसरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी जानकारी है, ओआरओपी के दूसरे तीसरे किस्त के लिए स्पर्श को क्यों चाहिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट? दोस्तों, ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट सीपीपीसी या डीपीडीओ से लिया, उसके बाद उनका माइग्रेशन हुआ, और दूसरा इंस्टॉलमेंट उनको स्पर्श से मिलना था, या तो दूसरा 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने सीपीपीसी से लिया और तीसरा उनको स्पर्श से मिलना था, बीच में उनका माइग्रेशन हुआ है, लेकिन अभी तक भी उनको वो एरियर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। और अभी जब वो गुहार लगा रहे हैं, जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तो पीसीडीए स्पर्श की तरफ से उनको बोला जा रहा है कि आप सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाइए,
तब जाकर के हम आपको दूसरा या तीसरा किस्त आपका देंगे। तो ऐसे में मेरा सवाल है कि पीसीडीए को क्यों चाहिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए दूसरा इंस्टॉलमेंट है जो पेंशनर का फंसा हुआ है। अब ऐसे में दूसरा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है पेंशनर को कब मिला है? अगस्त महीने के 8 तारीख से लेके लगभग 15 तारीख के बीच में दूसरा इंस्टॉलमेंट पेंशनर्स को मिल गया था स्पर्श की तरफ से। अब अगर पेंशनर का माइग्रेशन जून में हुआ है, जून 2023 में हुआ है, तो तब तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं गया था, कहीं से भी नहीं दिया गया था। तो जब कहीं से दिया ही नहीं गया था इंस्टॉलमेंट, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो डीपीडीओ से हो, कहीं से भी दूसरा इंस्टॉलमेंट जून में तो इशू हुआ ही नहीं था। तो जून में जब स्पर्श में पेंशनर का माइग्रेशन हो चुका है, तो स्पर्श को अगस्त के महीने में उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट देने में क्या तकलीफ है? और अगर आज पेंशनर मांग रहे हैं अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो क्यों उनसे एनपीसी मांगा जा रहा है? इसी तरीके से कई सारे पेंशनर्स के साथ वही केस थर्ड इंस्टॉलमेंट में हुआ है। उनका अगर माइग्रेशन सितंबर के महीने में हो चुका था, तो नवंबर के महीने में जब थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया गया, तो उनको पहले कैसे मिला हुआ हो सकता है? मिला हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक ने भी तो उसी हिसाब से दिया है थर्ड इंस्टॉलमेंट भी। तो उस हिसाब से जो पेंशनर्स को ये जो परेशान किया जा रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांग करके, ये नहीं होना चाहिए। और पीसीडीए से, स्पर्श से, उनके टेक्निकल टीम से, जो भी वहां बैठे हुए, अगर कहीं मेरी बात पहुंच रही है, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहीं मेरी बात पहुंच रही है तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब उनका माइग्रेशन जून में हो चुका था और अगर अगस्त में भुगतान हुआ है, तो उनको एनपीसी क्यों चाहिए? जब उनका माइग्रेशन सितंबर में हो चुका था, तो थर्ड किस्त के लिए उनको नवंबर में पेमेंट करने के लिए उनको एनपीसी क्यों चाहिए? बगैर एनपीसी के उन पेंशनर्स का दूसरा या तीसरा किस्त रिलीज कर दिया जाए, ये मेरी गुजारिश है। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, तीसरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। पेंशनर्स को ओआरओपी का चौथा किस्त और दिसंबर का पेंशन स्लिप मिला 21,909 रुपए। क्या आपको भी मिला? जी हां दोस्तों, आज एक पेंशनर ने मुझे एक मैसेज भेजा। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, सर मेरे फादर को फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिल गया है, लेकिन 3,000 रुपए करीब कम मिला है। अब वहां पर एक उन्होंने जो मैसेज आया स्पर्श की तरफ से वो भी भेजा है, डियर रुलदा सिंह, आगे उनका पीपीओ नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 21,909 रुपए टुवर्ड्स लम सम पेमेंट। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 2 दिसंबर 2023 रिगार्ड्स टीम स्पर्श। और पेंशनर ने जैसे बताया है कि उनका 2 दिसंबर को उनके अकाउंट में ये 21,909 रुपए क्रेडिट भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस चीज के ऊपर जब मैंने उनका पेंशन स्लिप देखा, दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हो चुका, तो उनका जब पेंशन स्लिप मैंने देखा तो क्या पाया, उसको मैं आपको भी समझाता हूं। चलिए उस पेंशन स्लिप को देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2023 का पेंशन स्लिप है। ये देखिए, दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप है। और यहां जैसे आप देख पा रहे हैं, लम सम पेमेंट, जो हेडिंग है लम सम पेमेंट, यानी कि ये एरियर से जुड़ा हुआ पेंशन स्लिप है। अब यहां आप देखिए, जो अमाउंट है 21,909 रुपए। और जैसे पेंशनर के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने बताया कि ये एरियर मिला है, उनको चौथा किस्त मिल गया है। अब ये जो पेंशन स्लिप है, ये महीने का पेंशन स्लिप तो नहीं है, क्योंकि अगर महीने का पेंशन स्लिप होता तो यहां पर पूरा डिटेल्स होता कि कितना बेसिक पेंशन है, कितना डीआर का अमाउंट है, या इस साइड में ये भी होता कि कितना उनका रिकवरी हुआ है, या जो कम्यूटेशन वगैरह कट रहा है कितना हुआ है, और आगे उनका कितना बनता है, वो सारा लिखा होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लम सम पेमेंट करके लिखा हुआ है और अमाउंट दिया गया है 21,909 रुपए। और जैसे पेंशनर के जो सुपुत्र हैं, जो पेंशनर का पक्ष है, उन्होंने जो बताया कि ये चौथा किस्त है ओआरओपी के एरियर का। लेकिन अब यहां पर एक लाइन जो लिखा हुआ आप देखिए दोस्तों, रिवीजन एरियर लमसम इंस्टॉलमेंट ओआरओपी एरियर इंस्टॉलमेंट 3 of 4। अब यहां पर ये जो लाइन है 3 of 4 का जो मतलब होता है दोस्तों, 4 हिस्सों का तीसरा हिस्सा, यानी कि इस लाइन के हिसाब से तो ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है। लेकिन ये आया देखिए दिसंबर महीने में, और जैसे पेंशनर ने बताया उनको तीसरा किस्त मिल चुका था, तो ये जो 21,909 रुपए उनके अकाउंट में आया, ये हो भी सकता है कि उनको चौथा किस्त मिला हो। लेकिन अभी कंफर्म्ड 100% नहीं बोल सकते कि चौथा किस्त जो है स्पर्श की तरफ से आ गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि स्पर्श की टेक्निकल इशू भी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि दिसंबर महीने का ये जो पेंशन स्लिप है, ये दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप अभी जारी हो जाना और पेंशनर की तरफ से ये बोलना कि उनको चौथा किस्त मिल गया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको भी आपका चौथा किस्त मिला है दोस्तों, तो आप वीडियो के कमेंट में जानकारी जरूर दें। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि हो सकता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है,
स्पर्श का, या तो फिर चौथा इंस्टॉलमेंट मिल गया हो, ऐसी जानकारी अभी तक कहीं से नहीं मिली है। लेकिन अगर आपको भी दोस्तों चौथा इंस्टॉलमेंट मिल गया है या मिल जाता है किसी को, तो जरूर आप वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको भी अगर चौथा इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है तो, ताकि बाकी पेंशनर्स को भी इसके बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका लेटेस्ट पीपीओ आपके पास होना चाहिए, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों भी मैंने ये जानकारी दी थी आपको कि आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ जो है होना चाहिए। कई सारे पुराने पेंशनर्स हैं, जब से वो पेंशन आए उसके बाद उनको कोई और पीपीओ मिला ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके पीपीओ जारी हुए हैं। तो आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिस में एक बकायदा सेल है, एक टेबल है जो डील करता है रिवीजन वाले पीपीओ के ऊपर, यानी कि कोरिजेंडम पीपीओ के ऊपर। तो वो पीपीओ आपको भेजने के लिए वो रिकॉर्ड ऑफिस का वो सेल जिम्मेवार है। तो आप लेटर लिखिए, आपको जरूर मिलेगा। एक पेंशनर का मैं आपको लेटर दिखाता हूं किस तरीके से, अगर आप भी उसी तरीके से लेटर लिखेंगे तो आपको आपका पीपीओ मिल सकता है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ईएमई रिकॉर्ड का लेटर है, 18 नवंबर 2023 का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। अब देखिए, फॉरवर्ड ऑफ रिवाइज पीपीओ प्री 2016 पेंशनर, 2016 के पुराने पेंशनर है ये। और जब ये पेंशनर जागते हैं, जब सैनिक पाठशाला से उनको जानकारी मिलती है कि उनके पास उनका लेटेस्ट पीपीओ होना जरूरी है, ताकि उनको पता चले कि उनका पेंशन उनको सही मिल रहा है लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से या नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने जब लेटर लिखा ये रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, जब पेंशनर ने जब रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखा तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से क्या बोला गया है, द रिवाइज लेटेस्ट पीपीओ इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर फलाना नायक मिथु से फैमिली पेंशनर इज फॉरवर्डेड हेयरविथ फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स प्लीज। यानी कि पेंशनर को यह भेजा गया है कि आपका जो लेटेस्ट पीपीओ है वो पीपीओ हम आपकी जानकारी के लिए और आपके रिकॉर्ड के लिए भेज रहे हैं। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि उसका एक कॉपी ऑलरेडी बैंक को पहले ही भेजा जा चुका है। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर आप जागते हैं, अगर आप आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके अधिकार अगर प्राप्त करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा, आप भी आपका लेटेस्ट पीपीओ जरूर मंगवाइए और आपके हाथों में रखिए। अब दोस्तों अगली जानकारी, अब पेंशनर्स के बल्ले बल्ले दोनों हाथों में लड्डू। कैसे? दोस्तों आप सबको पता है कि जो राज्यों के इलेक्शन थे, राज्यों के चुनाव थे 5 राज्यों के, उनमें से जो प्रमुख 3 राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। तो क्या पेंशनर्स मुद्दे नहीं है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मुद्दे नहीं है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुराने पेंशन स्कीम को बहाल किया गया था, लेकिन बावजूद उसके पेंशनर्स के जो कई सारे पेंशनर्स जो है डिमांड भी रख रहे हैं, जो संस्थाएं हैं ओपीएस को लागू करने के लिए डिमांड भी रख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी के जो वोटिंग है उसमें देखा गया कि पेंशनर्स शायद कोई मुद्दा है ही नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो शायद कोई मुद्दे हैं ही नहीं। तो ऐसे में अब क्या पेंशनर्स के बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू होने जा रहे हैं। अब यहां तो नौबत ये भी आ सकती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए गए हैं जिन राज्यों में, हो सकता है उनका भी अदल बदल हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है जिन राज्यों में ओपीएस लागू किया गया उसको ओपीएस ही रहने दिया जाए, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा उसमें होगा क्या। तो ये जो लाइन लिखा है ये मैंने दूसरे लहजे में लिखा है कि अब पेंशनर्स के बल्ले बल्ले दोनों हाथों में लड्डू। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को, ये समझने को मिल रहा है कि पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तभी तो जो इलेक्शंस में जो रिजल्ट आए हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि सरकार जिस तरीके से चाहती है, जिस मोटिव को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, वो उसमें सरकार सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।